हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके प्रीवियस ईयर में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके EVS के सारे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने कुल 11 क्लासेस कर भी लिए। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि CTET के पेपर में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आप लोगों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पेड नोट्स को परचेस नहीं किया है, जिनकी कीमत मात्र 100 रुपये रखी गई है, तो तुरंत मास्टर चड्डा ऐप पर जाइए और पेड नोट्स को परचेस करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि CTET का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग अब जो है क्लासेस देख के नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं बचा है। अब कुल 30 से 35 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बने बनाए हमारे पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जो मात्र 100 रुपये में अवेलेबल हैं मास्टर चड्डा ऐप पर। बहुत अच्छे नोट्स हैं, NCERT पर पूरी तरह आधारित हैं। मात्र 100 रुपये में EVS, हिंदी और SST का है, और 150 रुपये में CDP का नोट्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए मास्टर चड्डा द लर्निंग ऐप। फिर उसके बाद में आप लोगों को जाना है पेड नोट्स वाले सेक्शन में, उसके बाद में आप लोगों को परचेस कर लेने हैं नोट्स। और ये जो मास्टर चड्डा ऐप है, इस पर आपकी तैयारी के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ में, और यूट्यूब पर होने वाली क्लास जो हम लोग करवाते हैं यूट्यूब पर, उसकी PDF वहीं पर आपको मिलती है। उसके बाद में CTET के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली है। फिर है आपके कक्षा 3 से लेकर 8 तक की NCERT की हिंदी व इंग्लिश मीडियम में सभी किताबें अवेलेबल हैं वहाँ पर, और भी काफ़ी सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला था। तो जल्दी से डाउनलोड करिए मास्टर चड्डा द लर्निंग ऐप। काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो आप लोग फ्री वाला भी पढ़ सकते हैं और पेड वाले हमारे नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन गलत था, क्योंकि इसके सारे के सारे जो आंसर थे ये सही नहीं थे, तो इसका 1 नंबर सभी को कॉमन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई छात्र A पर स्थित है और B पर पहुंचता है। इसके लिए पहले वह O पर जाता है, जो कि A के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह O से B ठीक पश्चिम में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। A की B से दूरी तथा B के सापेक्ष A की दिशा क्रमशः क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, फिर इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज की क्लास में कुल 30 क्वेश्चन हैं, जिनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों को नोटबुक और पेन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। सेकेंड में लिखा हुआ है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चलिए स्लॉथ के बारे में सही कथन को छांटिए, फिर इसका आंसर दीजिए। स्लॉथ के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो सभी को बताना चाहिए स्लॉथ जो होता है वह भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और यह बहुत ही आलसी होता है। के बारे में आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या है? निस्यंदन है, चालन है, अवसादन है, या फिर निस्तारण कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है,
ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी होगी। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, फिर बताना है कि इसका आंसर क्या हो रहेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाली क्लास को बिल्कुल सीरियसली देखा करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.177 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। 3 राज्यों का वह कौन सा समूह है इनमें से जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। आपके मैप से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को मैप तैयार करके जाना है कि किस प्रदेश के किनारे कौन सी खाड़ी या कौन सा महाद्वीप बसा हुआ है और किस राज्य के पास में कौन सा राज्य है, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। इस तरीके से आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को मैप तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर पक्के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ घने जंगल स्थित हैं। मध्य प्रदेश को अपना केंद्र बिंदु मानकर, या फिर मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में खड़े हुए हैं, तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष हमारे देश में किस दिशा में सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यह भी क्वेश्चन आपके मैप से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। माउंट एवरेस्ट जो है उसके चोटी की ऊंचाई क्या है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बताइए क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है, 8,850 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टूटता तारा होता है कोई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए। टूटता हुआ जो तारा होता है वह क्या होता है। क्या वह तारा होता है, या फिर धूमकेतु होता है, या फिर उल्कापिंड होता है, या फिर क्षुद्र ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। टूटता तारा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्का होता है टूटता हुआ तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ABCDE करके 5 कथन लिखे हुए हैं। आप लोगों को बताना है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। पहले में लिखा हुआ है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरे में लिखा हुआ है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि तीसरे में लिखा हुआ है, यह वृक्ष अपने तले से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। चौथे में लिखा हुआ है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। और पाँचवें में लिखा हुआ है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर हर विकल्प में केवल 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोगों को इनमें से कोई 3 ही विकल्प छांटने हैं जो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही हों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, A, B और D। A, B और D होता है इसका आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि C और E वाले जो ऑप्शन हैं यह किसके बारे में लिखे हुए हैं,
या डेजर्ट ओक के बारे में कथन लिखे हुए हैं। बाकी के बाकी जो हैं ए, बी और डी वाले थे, ये कथन जो थे ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में थे। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी और डी। सी और ई वाला जो है वह ओक वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है, डेजर्ट ओक के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर बारिश लिखा हुआ है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, बहुत गर्मी पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए, यह जो कथन लिखा हुआ है यह किस राज्य के बारे में कहा गया है? छात्र कह रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की जो छतें होती हैं वह कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र किस राज्य से आया हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, राजस्थान से आया हो सकता है। अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स को परचेस कर रखा है तो आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे होंगे। जिसने भी हमारे नोट्स को परचेस कर लिया है वो लोग देख रहे होंगे कि हमारे नोट्स से सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है, मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है गोवा, सेकेंड में लिखा हुआ है केरल, थर्ड में लिखा हुआ है कश्मीर और फोर्थ में लिखा हुआ है मिजोरम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। छात्र कहता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी हुई पकी मछली खाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3, कश्मीर में लोग जो है कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी हुई पकी मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लिखा हुआ है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरे में लिखा हुआ है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी या 2 क्विंटल होता है। और चौथे में लिखा हुआ है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। चलिए, हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है चुनकर बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स को परचेज कर रखा है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। मात्र 100 रुपये की कीमत में आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब आप लोगों के पास में समय बिल्कुल नहीं है कि आप लोग पहले नोट्स बनाएं फिर उससे पढ़ाई करें। तो आप लोग हमारे बने बनाए नोट्स को परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो यह गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वह 2 क्विंटल नहीं 1 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो यह सही हो जाता। दूसरे में लिखा हुआ है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तो यह भी गलत हो गया। बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 200 किलोग्राम होता है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथे में लिखा हुआ है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अधिकांश हाथी जो होते हैं वह एक दिन में 3 से 4 घंटे या 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो यह वाला ऑप्शन भी इसका गलत हो गया। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। इनमें से एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फ़ोन।
दूसरे में लिखा हुआ है चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी। तीसरे में लिखा हुआ है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। और चौथे में लिखा हुआ है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इनमें से वह कौन सा एक समूह है जिनका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे की कीलें, कांच की बोतलें, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा आदि इनका प्रयोग जो है पुनः चक्रण के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में मैच करना है। तो आप लोगों को अगर सही से विजुअल नहीं हो रहा है, आप लोगों को अगर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। एक तरफ खाद्य पदार्थ लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके राज्य लिखे हुए हैं। तो कौन से राज्य में कौन सा खाद्य पदार्थ अत्यधिक प्रिय है या फिर पसंद किया जाता है, ये आप लोगों को मैच करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि छोले भटूरे जो होते हैं वह पंजाब के लोग खाना पसंद करते हैं, और नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, केरल के लोग खाना पसंद करते हैं। सरसों के तेल में बनी पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं। और नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। यहाँ पर अध्ययन लिखा हुआ है, अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। दूसरे में लिखा हुआ है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तीसरे में लिखा हुआ है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। जबकि चौथे में लिखा हुआ है जो वस्तुएं डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पे ABCD करके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। A, B और D वाला सही है। अनुशासन नाम का वर्ड ही निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। ध्यान से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। पहले में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरे में लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तीसरे में लिखा हुआ है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। जबकि चौथे में लिखा हुआ है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, चूज करिए फिर इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 3 सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें एकीकरण है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है विज्ञान एवं पर्यावरण के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। दूसरे में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। तीसरे में लिखा हुआ है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। तथा चौथे में लिखा हुआ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और
पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। पहले में लिखा हुआ है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, जबकि दूसरे में लिखा हुआ है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों के सरल प्रारूपों का विकास करना, और तीसरे में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, जबकि चौथे में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। यहाँ पर पुष्पों लिखा हुआ है, पुष्पों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सही से पढ़ें फिर इसका आंसर दीजिए। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श या पूछने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरे में लिखा हुआ है भोजन से संबंधित संप्रत्ययों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, जबकि तीसरे में लिखा हुआ है पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, और चौथे में लिखा हुआ है विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से भोजन करने के लिए अनुमति देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, दूसरे में लिखा हुआ है किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, तीसरे में लिखा हुआ है किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, जबकि चौथे में लिखा हुआ है स्पर्शीय शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जिन बच्चों को अधिक दिखाई नहीं देता है या फिर जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, उनको अगर आप लोगों को पढ़ाना है तो आप लोग इनमें से कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे और या फिर कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयोगी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पर्शी शिक्षण अधिगम व सामग्री का अधिक उपयोग करना, उन वस्तुओं का उपयोग करना जिनको बच्चा छूकर पढ़ सकता है या फिर छूकर सीख सकता है, जैसे ब्रेल लिपि हो गया। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिनका प्रयोग आप कक्षा में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कराते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। यानी आप पर्यावरण अध्ययन क्लास में पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों का आकलन कब किया जाना चाहिए, पाठ के अंत में या फिर पाठ के आरंभ में या फिर जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हों या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। एक पर्यावरण की कक्षा में आप किसी चैप्टर को, किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थियों का आकलन कब किया जाना चाहिए, पाठ के अंत में, प्रारंभ में या फिर जब विद्यार्थी प्रस्तुत हों, उपलब्ध हों तब, या फिर शिक्षण अधिगम के दौरान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। यानी जब आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर कोई लेसन जब पढ़ा रहे हैं तो आप बीच बीच में जो
बच्चे होते हैं उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे बच्चे सक्रिय भी रहते हैं और उनको पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है अवलोकन, सेकेंड में है क्रम निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल, थर्ड में है जांच सूची और फोर्थ में है सहपाठी आकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को सही से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, चेकलिस्ट या जांच सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें, दूसरे में लिखा हुआ है वह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक भाग है, जबकि तीसरे में लिखा हुआ है यह विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि या फीडबैक देता है, और चौथे में लिखा हुआ है यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या स्तर होगा? यानी प्राथमिक कक्षाओं का मतलब है कक्षा फर्स्ट से लेकर 5 तक। अब यहाँ पर ABC करके 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहले में लिखा हुआ है आरंभिक स्तर, दूसरे में लिखा हुआ है मध्य स्तर और चौथे में लिखा हुआ है बुनियादी स्तर। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? अगर आप लोगों ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2022 वाली, अगर उसको देख रखा है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उसका वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि NPE जो होती है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो SST हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, NPE हर जगह पे लागू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है, A और C, आरंभिक और बुनियादी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? पहले में लिखा हुआ है मानचित्र करना, दूसरे में लिखा हुआ है क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तीसरे में लिखा हुआ है परिकल्पना की जांच करना, जबकि चौथे में लिखा हुआ है तथ्यों को अनुस्मरण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोगों को क्वेश्चन को आराम से दोबारा पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रक्रिया कौशल नहीं है, तो आप लोगों को नहीं के हिसाब से इसका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का काफ़ी सारे बच्चे आंसर नंबर 4 लगा रहे होंगे, जो कि इसका आंसर सही नहीं है। इसका आंसर नंबर 3 सही है। आंसर नंबर 4 इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुस्मरण करना, स्मरण करना नहीं लिखा हुआ है। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना, रट्टा मारना, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनुस्मरण करना। अनुस्मरण एक पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि यह रिकॉलिंग का फैक्ट है, क्योंकि यह रिकॉल कराता है किसी भी चीज़ को मन ही मन में दोबारा से उसको सोचना, उसके बारे में सोचना। तो यह प्राथमिक स्तर पर सही होता है, और प्राथमिक स्तर के अनुसार परिकल्पना की जांच करना यह सही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर परिकल्पना की जांच करना ये सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 सही हो गया। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। थीम परिवार तथा मित्र में निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो CTET है उसमें जो EVS सब्जेक्ट है उसके अंदर 6 मुख्य थीम दी गई हैं। ये जो 6 थीम है इनके अंदर कुछ उप थीम भी दी गई हैं, तो आप लोगों को बताना है परिवार तथा मित्र जो थीम है इसकी उप थीम इनमें से कौन सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगी? कार्य एवं खेल। इसकी उप थीम हो जाएगी कार्य एवं खेल। इसका आंसर नंबर 2
बिल्कुल सही है। बाकी सारी जो हैं यह मुख्य थीम है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं यह मुख्य थीम है। भोजन एवं जल यह भी मुख्य थीम है। हमारा आवास यह भी मुख्य थीम है। जबकि कार्य एवं खेल यह उपथीम है। किसका? परिवार तथा मित्र की उपथीम है कार्य एवं खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? यहाँ पर पूछेगी लिखा हुआ है, पूछेगी। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल कटने तक के चरण कौन से हैं। दूसरे में लिखा हुआ है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तीसरे में लिखा हुआ है लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे। और चौथे में लिखा हुआ है पत्तियों का रंग हरा क्यों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। अपसारी प्रश्न क्या होता है? सभी लोग बताएंगे अपसारी प्रश्न क्या होते हैं। अपसारी प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर पहले से डिसाइडेड ना हो। यानी जैसे हम लोग ये करवा रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर, ये कैसे हैं? ये अभिसारी। जबकि अपसारी ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जाएं और आपको इंस्टेंट अपने मन से वहाँ पर आंसर देने हों और जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हों, वो होता है आपका अपसारी। और अभिसारी वो होते हैं जिनके आंसर पहले से ही आपके सामने दिए गए हों। जैसे ये हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, इनके सामने आपके आंसर लिखे हुए हैं, आपको इन्हीं में से कुछ हटना है। और अपसारी में क्या होता है? आपको अपने मन से आंसर देने होते हैं। तो अपसारी आपको बताना है। अपसारी क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। इसमें बच्चे से स्वयं पूछा जा रहा है कि आप क्या कदम उठाएंगे। तो बच्चे अपने मन से बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, सेकंड में है पेन पेपर परीक्षण द्वारा, थर्ड में है विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा और फोर्थ में है मौखिक परीक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए फिर सही से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर तय क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो ये थे आज के हमारे कुल 30 क्वेश्चंस। अब आप लोगों को बताना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सभी को बताना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने सही हुए हैं। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी इस क्लास की PDF। और अगर आप लोग CTET की परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में पेड नोट्स जो सेक्शन बना हुआ है उसमें जाइए और उसमें जो पेड नोट्स दिए हुए हैं उनको परचेस कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाए गए हैं आपकी CTET परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग उनको परचेस जरूर करिए अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।